ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी जी और मेरे आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी के आशीर्वाद से आज हम लोका आयुर्वेद का 19वां सत्र शुरू करने जा रहे हैं। स्वामी जी के श्री चरणों में और ईश्वर के श्री चरणों में आइए हम मिलकर वंदन करें कि वो हमें इस स्वास्थ्य ज्ञान को सुनने और सुनाने की क्षमता प्रदान करें। तो जैसा कि हम जल देवता के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो कल हमने जाना था कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। आज के परिदृश्य को हमने देखा था कि या तो हमें नलके से पानी मिलता है, या हम फिल्टर करके पानी पीते हैं, या फिर आरओ का यूज करते हैं, या फिर बॉटल में पानी पीते हैं, बॉटल वाटर हम पीते हैं। तो उसमें जो पानी हमें नलके से मिलता है या थोड़ा फिल्टर होके हम ले रहे हैं, तो हमें लगता था कि कभी कभी उसमें अशुद्धियां रह जाती हैं। तो इसके बाद हमें धीरे धीरे पता लगा कि नई टेक्नोलॉजी आई है, तो हम धीरे धीरे आरओ का पानी पीने लगे। और आज तो हर घर में आरओ लगा हुआ है। सिर्फ थोड़ा छोटे गांव को छोड़ के अगर हम देखें तो ज़्यादातर शहरों में, ज़्यादातर नगरों में रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का प्रयोग पानी को फिल्टर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। 1960 में जब उनको बिल्कुल भी कहीं कहीं एरिया में मेडिकल यूज़ करना था पानी का, इंडस्ट्रियल यूज़ करना था और शुद्ध पानी नहीं मिल रहा था, डिस्टिलेशन नहीं हो रहा था पानी का, तो उन्होंने पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ की प्रक्रिया को शुद्ध किया। लेकिन धीरे धीरे फिर ये साधारण लोग भी उसको यूज करने लगे, कॉमन मैन के यूज में भी आ गया। तो आरओ का यूज करने के बाद हमें धीरे धीरे उसके बारे में उसके पता लगा कि वो पानी शुद्ध तो हो रहा है, लेकिन मिनरल सब खत्म हो रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे हमने एडिड मिनरल का नाम सुनना शुरू किया कि आपका जो नया आरओ आ गया उसमें हम मिनरल ऐड करके देंगे। क्यों ऐड करके देंगे? क्योंकि अब कैल्शियम और मैग्नीशियम जिस तरह के मिनरल हमें मिलने चाहिए थे पानी से, वो भी उसके साथ डिस्टिल्ड हो गए, वो भी उसके साथ साफ हो गए जब आरओ का हमने प्रोसेस किया। तो फिर उससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस और हेडेक और बहुत सारी पानी से जो कमी, पानी के मिनरल से कमी होने वाली जो बीमारियां हैं वो होने लगी। तो फिर हमने और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, फिर हमने उसमें मिनरल्स ऐड किए, तो एडिड मिनरल वाटर बनाया। फिर हमें लगा कि नहीं, पानी में ऑक्सीजन भी कम हो रही है, तो फिर हमने ऑक्सीनाइजेशन पानी का किया। फिर हमें लगा कुछ आयन भी कम हो रहे हैं, तो फ्री आयन वाटर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। फिर हमें लगा कि नहीं ये एसिडिक हो रहा है ज़्यादा, तो फिर हमने उसको थोड़ा सा एसिड को कम करने के लिए और तरीके अपनाए। फिर हमें लगा कि नहीं, इसमें अभी भी शुद्धियाँ बाकी उतना अच्छा नहीं है, पानी की क्वालिटी जो होनी चाहिए। तो हमने कहा देखते हैं पहले और हिस्ट्री में क्या था। तो थोड़ा कॉपर के बारे में हमें पता लगा, तो आज के आरओ में हमने कॉपर को यूज करना शुरू किया। लेकिन कॉपर से भी, क्योंकि अगर कॉपर को ठीक से साफ ना किया जाए तो टॉक्सिन क्रिएट करता है, पानी को और भी अशुद्ध करता है। तो फिर हमने वो तो हमें सोचा नहीं, लेकिन हमने कॉपर डाल के भी आरओ का बनाना शुरू किया। और इस तरह से हमने, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें बाद में पता लगी कि पानी की वेस्टेज भी आरओ को यूज करने से बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो थी थोड़ी सी आरओ की बात जो मैंने बहुत संक्षेप में बताई है आपको। ऐसे ही बॉटल वाटर की भी मैंने आपको बताई थी कि प्लास्टिक के अंदर होता है, तो प्लास्टिक जब वो पानी के साथ मिलता है तो उसका प्रभाव बहुत खराब होता है, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है, उसमें पानी बासा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में लाने के टाइम में भी जब उसमें सनरेज आती हैं तो वो भी उसको टॉक्सिन कर देता है। तो ये थोड़ा सा हमने कल समझा था। और एक और अहम बात कि बॉटल, जो वाटर बॉटल हम यूज करते हैं, तो 1500 वाटर बॉटल गार्बेज मतलब कूड़ा बनता है डेली, हर रोज पर सेकंड। पूरे जो आंकड़ा है कि इस बॉटल वाटर को पीने के बाद जो बॉटल वाटर हम फेंकते हैं उससे जो प्लास्टिक का कूड़ा बनता है वो होता है 1500 वाटर बॉटल पर सेकंड। ये थोड़ा बताया मैंने, शायद इससे भी ज्यादा आंकड़ा होगा। तो ये आप देखिए कि प्रकृति को हमने क्या दिया, हमने अपने आप को क्या दिया। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि विकास के नाम पे हमने प्रकृति का तो सर्वनाश किया ही, अपने पैसों का भी बहुत ज़्यादा सर्वनाश किया, क्योंकि पैसे भी बहुत लगते हैं। आरओ खरीदना भी आसान नहीं है, बहुत महंगा होता है। वाटर बोतल भी सस्ती नहीं आती है। और उसके साथ साथ फिर भी हमें कितना स्वास्थ्य मिला, तो ये थोड़ा सोचने की बात है। ये मैं ऐसा नहीं कहती कि मॉडर्न साइंस के में हम खिलाफ हैं या विरुद्ध हैं, लेकिन जस्ट हम सोच रहे हैं, हम उसकी बातों को समझ के, और फिर आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला उसको समझ के अपने सिर्फ विवेक को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ उतना ही है। तो उसके बाद हम अब थोड़ा सा जानते हैं
कि आयुर्वेद में तोय वर्ग में पूरा तोय वर्ग है, जिसमें पूरा जल वर्ग के बारे में बताया गया है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ भी इंद्र देवता का भी वो है, तो स्वामी जी आप आज करें आगे या अच्छा ओके। थोड़ा सा हम जल की बात कर रहे हैं, तो हमारे जहाँ हम कर रहे हैं उस सेटअप में थोड़ा वर्षा भी हो रही है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो आयुर्वेद में जल वर्ग बताया गया पूरा। तो उस जल वर्ग को समझने से पहले आज के मॉडर्न साइंस ने पानी को कितना समझा, तो उन्होंने कहा H2O, पानी को उन्होंने ये नाम दिया कि ये दो गैसेस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला है H2O। ये शायद साइंस पढ़ने वाले सभी लोग आजकल जानते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जल को कैसे परिभाषित किया, तो आइए उस श्लोक को सुनते हैं कि उन्होंने 6 गुणों से युक्त कैसे बताया कि जल होता क्या है, कैसे उसको परिभाषित किया जाता है। तो उन्होंने बताया शीतम शुचि शिवम मृष्टम विमलम लघु षड्गुणम प्राकृत्या दिव्यम उदकम। तो उन्होंने बताया कि जो द्रव्य इन 6 गुणों से 6 गुणों से युक्त होता है उसे हम प्राकृतिक रूप से उद्गम, दिव्यम उदकम मीन्स, उदकम मीन्स पानी को बोला जाता है। पानी के बहुत सारे नाम होते हैं, उसको इस तरह के 6 गुणों से युक्त द्रव्य को पानी कहते हैं। तो वो गुण क्या बताए थे उन्होंने कि शीतम, जो शीतलता देता है, शुचि, जो सफाई युक्त होता है कि बाहर से दिखने से भी मैला ना लगे, क्योंकि दिखने में भी पता लग जाता है कि बाहर से पानी मैला है या साफ है, तो शुचि शब्द यूज किया। शिवम, जो न्यूट्रिशन दे, हमें जो बल दे, जो हर तरह के मिनरल्स की कमी को पूरा करे। और उसके बाद मृष्टम, मतलब स्वच्छ, मतलब उसके अंदर भी अशुद्धियां ना हो। बाहर तो कुछ अशुद्धियां दिखती हैं, लेकिन कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन होती हैं पानी के अंदर। और फिर उन्होंने कहा विमलम, मतलब इन्होंने यहां बता दिया, जो हमने कहा था कि पानी एसिडिक हो रहा है आरओ से, तो उन्होंने बोला एसिड और बेस बैलेंस होना चाहिए, यानी कि पानी को, हमारी बॉडी को एल्कली भी चाहिए, थोड़ा एसिडिक भी चाहिए, तो वो बैलेंस होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो उन्होंने बोला विमलम। फिर उन्होंने बोला लघु, मतलब कि हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, जो पानी पीने में सुपाच्य हो। तो जो द्रव्य इन 6 गुणों से युक्त होगा उसको उन्होंने बोला कि उसको जल कहते हैं, उसको उद्गम कहते हैं। तो आप देखिए उनकी परिभाषा ही कितनी सुंदर थी। सिर्फ H2O ऐसे उन्होंने नहीं बोल दिया था कि हाँ 2 गैसेस के मिश्रण से पानी बनता है। आप उनकी स्टडी देखिए, आप उन्होंने एक एक द्रव्य को जब परिभाषित किया तो किस तरह से उसके गहन अध्ययन के बाद उसके गुणों के बारे में चर्चा की। तो अब ये तो सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारे आयुर्वेद के ऋषि मुनियों की रिसर्च क्या थी पानी के ऊपर। तो उन्होंने पहले तो थोड़ा नाम देख लेते हैं पानी को। उन्होंने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए, जैसे कि पानीय, सलिल, क्योंकि उसके अलग अलग गुणों को देखते हुए नीरम, किलाल, उदक, जीवनम, आपी, वारी, तोय। ये थोड़ा मैंने आपको थोड़ा ऐसे हमने चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट हमें पता लगना चाहिए कि हमारे वेदों में क्या लिखा हुआ है। एटलीस्ट जब तक हम अपने वेदों को नहीं जानेंगे तो कैसे पता लगेगा कि ये बड़ी साइंस है, ये साइंस की भी साइंस है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा पहले ये चर्चा करेंगे और फिर कल हम इस साइंस को आज के हिसाब से कैसे कर सकते हैं वो हम धीरे धीरे जानेंगे। तो पहले तो उन्होंने जल के नाम बताए बहुत सारे, फिर उन्होंने बताया जल के प्रकार क्या होते हैं। तो उन्होंने बताया कुएं का पानी होता है, नदी का पानी होता है, वर्षा का पानी होता है, बावड़ी का पानी होता है, झरने का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे पानी के प्रकार भी उन्होंने बताए हैं, क्योंकि ये उन्होंने इसलिए बताया था क्योंकि जैसे जैसे ये प्रकार में फर्क आता है, नदी के पानी के गुण अलग होंगे, तेज धार से बहती हुई नदी के पानी के गुण अलग होंगे, समुद्र के पानी के गुण अलग होंगे, झरने के पानी के गुण अलग होंगे, कुएं के पानी के गुण अलग होंगे, टैप वाटर से पानी जो मिलेगा उसके गुण अलग होंगे, जो आपके सरोवर में पानी होगा उसके गुण अलग होंगे, तालाबों के पानी के गुण अलग होंगे। तो उन्होंने इतना सारा स्टडी किया था, और वर्षा के पानी के गुण अलग होंगे। तो आप ये प्रकार बताने का उनका मतलब ये है कि पानी के जो गुण हैं और वो हमारे शरीर पे कैसे कैसे असर डालेंगे, इसलिए उन्होंने इसके लिए स्टडी किया था। तो ये हो गए नाम, फिर हो गए प्रकार, फिर उन्होंने बताया कि जल किन किन रोगों से हमारा बचाव करता है। तो मैंने जस्ट एक थोड़ा सा श्लोक लिया है, ऐसे तो बहुत सारी संहिताएं हैं, भाव प्रकाश संहिता है, अष्टांग संग्रह है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, जिसमें इतना वर्णन है जल वर्ग के बारे में कि हम इस जन्म में भी उसको शायद पूरा ना पढ़ पाए। और इतने सारे उसके बाद बहुत सारी टीकाएं हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बाद में ऋषि मुनियों ने उस पर टीकाएं भी की हैं, बहुत सारे वैद्यों ने भी की हैं। तो ये अनंत ज्ञान है। तो इसमें एक श्लोक जो थोड़ा सा जो हमें लगता है कि हम समझ सकते हैं, मैंने वो लिया है, तो उसको हम पढ़ते हैं कि पानी कौन कौन से रोगों को खत्म करता है।
तो पानीयम शवनाशनम वल क्लवम हरम मूर्छा पिपासहम तंद्रा छत्री विभदनम हृदयम वकलनम निंद्राहरण तर्पणम हृदयम गुप्त रसम हिया जीर्ण शमकम नित्यहितम शीतलम लघुवचम रस कारणम निगंधी तपीयूष व जीवनियम। इसका अर्थ है कि जो पानी होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा श्लोक है तो मैं थोड़ा सा इसका अर्थ संक्षेप में बता देती हूँ कि जो जल है वो परिश्रम को दूर करने वाला, कि जब हम श्रम करके आते हैं तो हमें जब पानी पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उस श्रम को, हमारी थकावट को वो दूर कर देता है। तो जल श्रम को दूर करने वाला, क्लांति को नाश करने वाला, मूर्छा को नष्ट करने वाला, जब बेहोश हो जाते हैं तो पानी छिड़कते हैं कई बार हम, प्यास को नष्ट करने वाला, तंद्रा मतलब आलस्य को नष्ट करने वाला, वमन मतलब उल्टी को ठीक करने वाला, बल कारक निंद्रा को दूर करने वाला, तृप्तिदायक मीन्स हमें शांति मिलती है पीने के बाद, हृदय के लिए हितकर, अव्यक्त रस वाला मतलब उसका कोई रस नहीं है, मधुर भी होगा, थोड़ा कषाय भी लगेगा, कभी कुछ अव्यक्त रस वाला है, हम ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते कि रस क्या होगा। अजीर्ण शमन मीन्स बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लीनिंग करता है, जो हम कहते हैं ना पानी पीने से मल मूत्र निकलने से हमारी बॉडी साफ हो जाती है, तो अजीर्ण का शमन करता है, सदा हितकारक होता है, शीतल होता है, लघु होता है, स्वच्छ होता है, संपूर्ण मधुर आदि रसों का कारण है और इसलिए इसको शास्त्रों में अमृत के समान बताया गया। तो ये जस्ट एक श्लोक हमने लिया है, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें पानी कौन कौन से रोगों को दूर कर सकता है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। उसके बाद हमें वो यहाँ पे नहीं रुके थे, उसके बाद उन्होंने बताया कि पानी का ऋतु पे क्या प्रभाव होगा, कौन सी ऋतु में कौन सा पानी पिया जाए, ये भी वर्णन है। हालांकि हम उतना आज के टाइम में फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक की खोज की थी, उनका अध्ययन देखने वाला है कि ऋतु का क्या प्रभाव होगा, बसंत ऋतु में पानी कैसा होगा, शरद ऋतु में कैसा होगा, शिशिर में कैसा होगा। पर उन्होंने थोड़ा दो ऋतुओं का बताती हूँ आपको क्या बताया था कि वर्षा का ऋतु सबसे इन्फेक्शियस होगा, मतलब बहुत ज्यादा अशुद्धियां होंगी वर्षा ऋतु में पानी के अंदर, और हम देखते ही हैं। और जो शरद ऋतु है उसमें अगस्त्य नामक एक तारे का उदय हो जाता है, तो पानी की जो क्वालिटीज हैं वातावरण में वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। तो ये दो ऋतुएं जस्ट मैंने आपको थोड़ा समझने के लिए बताई हैं कि ऋतु का प्रभाव कैसे बताया था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि देश का प्रभाव, कि उन्होंने एक्चुअली 3 देश का प्रभाव में स्थान, कि आप कौन सी जगह रहते हो। तो उन्होंने हमारी जो आयुर्वेद के हिसाब से 3 भागों में बांटा है देश को, कि एक होते हैं आनूप देश, एक होते हैं जांगल देश और एक साधारण देश। तो जो आनूप देश होते हैं वहां बहुत ज्यादा जल पड़ता है, जैसे कहते हैं ना कई जगह बारिश बहुत ज्यादा होती है और वहां पे ग्रीनरी बहुत होती है, तो नॉर्थ ईस्ट हम समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा जल होता है और बहुत ज्यादा पानी पड़ता है, तो समुद्री इलाके भी हम कह सकते हैं, थोड़ा पेड़ पौधों वाले इलाके, तो आनूप देश बोला उन्होंने। फिर उन्होंने बोला जांगल देश, तो जांगल देश होता है जहाँ राजस्थान मरुभूमि, जहाँ पेड़ भी कम होते हैं, पानी कम होता है, तो जांगल देश। फिर वो कहता है साधारण देश, जिसमें दोनों का मिक्सचर होता है, थोड़े पेड़ भी होते हैं, थोड़ा पानी भी होता है, और उसकी जो वातावरण है बहुत अच्छा होता है। और साधारण देश आते हैं पंजाब हरियाणा, तो आप देखो यहाँ के लोग ज्यादातर मतलब उनका स्वास्थ्य के हिसाब से बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो उसको साधारण देश माना जाता है। तो इस तरह से 3 देश मैंने जो आपको बताए हैं, तो उस देश के हिसाब से भी उन्होंने बताया था कि वहां के पानी में फर्क होगा। तो इस तरह से हो गया देश के हिसाब से। फिर थोड़ा सा उन्होंने जल के भेद किए कि 2 तरह का होता है, दिव्य जल और भौम जल। तो भौम जल होता है जो भूमि के अंदर से निकलता है, भूमि के अंदर संचित जल को भौम जल कहते हैं। और दिव्य जल होता है जो हमें धारा का जल, मतलब नदियों का जल, या फिर ओलों से जो जल, या ओंस का, या मतलब बहुत सारे उन्होंने बताए। तो जस्ट समझने के लिए नदियों का जल समझ लेते हैं कि धारा का जल उसको बोला जाता है, और उसको दिव्य जल भी कहते हैं। फिर उन्होंने जल के, ये तो जस्ट उन्होंने इस तरह की रिसर्च की, उसके बाद उन्होंने बताया उसको शुद्ध कैसे करना। बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा सा हम कल चर्चा करेंगे कि जो हम आज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ना सिर्फ शुद्ध करना, उसके बाद उसके गुणों को बढ़ाना। हम शुद्ध पानी नहीं पिएंगे, हम तो उत्तम पानी पिएंगे, ये उनका मानना था। तो गुणों को बताना, कैसे बढ़ाना, बहुत सारी वनस्पतियों का यूज कर सकते हैं जो पानी के गुणों को बढ़ाती हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कौन सी लकड़ी की अग्नि जलाकर किस पात्र में पानी को गर्म करना कि उसके गुणों में वृद्धि हो, तो ये भी उन्होंने सोचा था, क्योंकि जो अग्नि है वो संस्कार करने की बहुत अच्छी विधि है, शुद्ध करने के लिए अग्नि को बहुत अच्छा माना जाता है गुणों में संस्कार विधि के लिए। तो फिर कौन सी लकड़ी ऐसी यूज की जाए,
उसकी अग्नि में पानी को गर्म किया जाए कि गुणों में वृद्धि हो। तो वनस्पति तो हम शायद जानते भी होंगे, पर ये एक पॉइंट थोड़ा सा शायद हमारे लिए नया हो सकता है। फिर उसको स्टोरेज करने का तरीका कि कहाँ स्टोर करना, कैसे रखना ताकि वो खराब ना हो, बासा ना हो, दूषित ना हो, तो ये उन्होंने बताया था। फिर भोजन के साथ कब जल लेना, कैसे जल लेना, कितना जल लेना, ये तो हम आहार वाहार में बहुत सुनते भी हैं कॉमनली, कल भी हम थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। फिर पिया हुआ जल कितनी देर में डाइजेस्ट हो जाता है, ये उन्होंने शरीर की स्टडी की कि कौन सा जल पिए तो कितनी देर में डाइजेस्ट हो जाएगा, तो कितना लघु है, कितना गुरु है। और फिर गर्म जल और ठंडे जल के गुण, थोड़ा सा ये मैंने आपको जस्ट आज के हिसाब से जितना हम समझ सकते हैं थोड़ा मैंने उतना लिया है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा अनंत ज्ञान जल के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक पंच महाभूत, जो 5 महाभूतों में से जल एक महाभूत है, तो एक महाभूत के बारे में उन्होंने इतना अथाह विवरण है कि हम बहुत पढ़ने लगे तो शायद बहुत आनंद फील करेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने हमें कितनी सुंदर साइंस दी, कितना बड़ा विज्ञान दिया। और आज की साइंस को, जिसको हम साइंस मान रहे हैं, तो जो शायद कई चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, तो उस साइंस से थोड़ा सा हटके हम अपनी साइंस को जब देखें तो वो बहुत ही विशाल है। और एक खास बात छोटी सी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कल मैंने एक आपको बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की हमने बात की थी कि उस जर्नल में पानी के बारे में जब उनको पता लगा कि आरओ की प्रॉब्लम्स क्या हैं और बॉटल वाटर की प्रॉब्लम्स उसमें बताई थी, पर उसमें उन्होंने बहुत सुंदर एक और बात लिखी थी कि जो भारत के वेद है उसका उन्होंने वर्णन किया उस जर्नल में कि भारत के वेद में पानी के बारे में एक बहुत अच्छा श्लोक है, तो हमें उस श्लोक को शायद पानी को जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं उस श्लोक का हमें यूज करना चाहिए। उन्होंने भारतीय वेदों की उसमें प्रशंसा की, और वो क्या श्लोक था जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पानी के 6 गुण होते हैं, 6 गुण युक्त द्रव्य को पानी कहा जाता है। तो तब उनको पता लगा कि हाँ, अब जिस पानी को चाहे वो आरओ की प्रोसेस से करें, चाहे किसी भी प्रोसेस से हम करें, फिल्टर करें, डिस्टिलेशन करें, प्योरीफाई करें, मिनरल ऐड करें, लेकिन जब तक उस पानी में ये 6 गुण नहीं आएंगे हमारी टेक्नोलॉजी से, तब तक वो पानी पीने के लायक नहीं होगा। तो ये हमारे वेदों को अब वो पढ़ के फॉलो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ला रहे हैं। तो इसी के साथ हम शायद अब समझ सकते हैं कि हमारी साइंस कितनी सुंदर साइंस है, और यही है आयुर्वेद का जो मैजिक है। तो इसी के साथ हरिओम तत्सत। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम और धन्यवाद स्वामी जी।